वेलकम बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम या हिंदी में जिसे हम जंतु जगत कहते हैं। मैंने तुम लोगों को जो विटेकर की 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली थी, उस 5 जगतीय प्रणाली के अंतर्गत जो मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंजाई थे, प्लांटे थे, इनके बारे में पढ़ा लिया था। अब हम जंतुओं के बारे में यहाँ पर जानेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि जंतुओं में जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है वह वर्गीकरण किस आधार पर होता है और यह वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। जंतु तुम लोग जानते हो, जो जंतु होते हैं ये जंतु जो हैं यह परपोषी होते हैं। जंतु हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी या जिनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वह पहले जंतु जगत के वर्गीकरण की ही बात करेंगे। तुम लोगों को मैंने बताया था जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वह किसे कहा जाता है? एरिस्टोटेल को। और इन्हीं जो है फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अब देखो, जो ये अरस्तु थे, इन्होंने जो सर्वप्रथम जंतुओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और जो जंतुओं को वर्गीकृत इन्होंने किया तो इन्होंने जो है वह जंतुओं को उनकी रक्त की उपस्थिति के आधार पर एनेमा और इनेमा दो भागों में विभाजित किया। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड के, यानी कि जो रक्त की उपस्थिति थी वह रक्त लाल रंग का रक्त जिनमें पाया जाता था उन्होंने इन एमा के अंतर्गत रखा और जिनमें नहीं पाया जाता था उन्हें एन एमा के अंतर्गत रखा। अब जो ये इन एमा थे जिनमें कि लाल रंग का रक्त पाया जाता था, इन्हें पुनः उन्होंने उनकी एग लेइंग के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। और ये जो 2 भाग थे, ये जो 2 भाग उन्होंने बांटे, इनमें एक थे ओविपेरस और दूसरे जो थे वो थे विविपेरस। ओविपेरस या इनको हम लोग जो है वह अंडज जंतु भी कहते हैं, या जो दूसरे प्रकार के हैं वो जरायुज कहलाते हैं। ये तो है अंडज यानी अंडे देने वाले, ये क्या कहलाएंगे? ओविपेरस। और जो जरायुज है जो कि बच्चों को जन्म देते हैं
वह विविपेरस कहलाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। लेकिन बाद के वर्षों में जो है जैसे जैसे नए जंतुओं की खोज होती गई वैसे वैसे उनमें जो समानताएं और विषमताएं थी वह ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टिगोचर हुई। इसके लिए जो है जो जंतुओं का वर्गीकरण था उस वर्गीकरण के लिए कुछ आधारों को, कुछ बेसिस को समाहित किया गया, जिसके आधार पर जो आज का वर्गीकरण है वह वर्गीकरण दृष्टिगोचर होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, जंतुओं के जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण का क्या क्या आधार हो सकता है। सबसे पहला जो आधार है वह आधार जो है उसे अगर हम लेते हैं वह है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल। देखो तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो जीव होते हैं वे जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो यदि उनमें नंबर ऑफ सेल जो है वह केवल एक ही कोशिका से, एक ही सेल से उसका शरीर का निर्माण हो रखा हो तो ऐसे जो जंतु होते हैं वह यूनिसेलुलर एनिमल कहलाते हैं। यूनिसेलुलर। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वह है मल्टी सेलुलर। वह क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। इसमें क्या है? केवल वन सेल। और इसमें क्या हो सकते हैं? टू मेनी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार के एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल या बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। पहला प्रकार एक कोशिकीय, यूनि एक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसके पूरे शरीर में कितनी कोशिका होंगी? एक ही कोशिका होगी। और मल्टी यानी मैनी बहुत सारे, तो बहुकोशिकीय जंतु। दूसरा जो है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है? शारीरिक संगठन किस लेवल का है? तुम लोग जानते हो कि जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये जो सिमिलर सेल्स होती हैं ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती है। ये जो टिश्यू हैं ये जब एक समान कार्य को करते हैं तो समान कार्यों को करने पर ये एक अंग बनाते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन से जो है वह ऑर्गन सिस्टम बनता है और बहुत सारे सिस्टम जो है वह मिलकर के बॉडी को बना देते हैं। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं वो यह देखते हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी एनिमल का है वो किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मौजूद है। वह केवल कोशिकीय स्तर का है, सेलुलर लेवल का है, या फिर जो है वो टिश्यू लेवल का है, या केवल जो है वह प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ही है। तो देखो इस प्रकार से हमारे पास जो है वह क्या होते हैं, जो बॉडी लेवल हैं। साथ ही साथ इसमें क्या क्या लेवल होंगे मैं लिख लेता हूँ।
फास्टर ले लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल किस स्तर पर है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। यूनिसेलुलर जो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हैं उनमें ये होगा। दूसरा जो है सेलुलर, जो मल्टी सेलुलर है इस लेवल का। तीसरा जो है टिश्यू लेवल का। चौथा जो है वो ऑर्गन सिस्टम। तो इस आधार पर भी उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है उस पर भी हम लोग जो जंतु होते हैं उन जंतुओं को विभाजित कर देते हैं। अगला जो आता है उनकी सिमिट्री, जो सिमिट्री बॉडी सिमिट्री के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्लासिफिकेशन के बेसिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बॉडी सिमिट्री कैसी हो सकती है? या तो क्या हो, यह इर्रेगुलर सिमिट्री हो या फिर जो है वह रेगुलर सिमिट्री हो। यानी जो सममित है, अगर वह सममित उसमें मौजूद ही नहीं है, किसी भी अक्ष से अगर हम इसको देखते हैं तो इसके समान भाग हम लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। और दूसरा जो है किसी पैटर्न में होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रेगुलर सिमेट्रिकल। जो है वह एनिमल है। अब रेगुलर सिमेट्री जो है, ये रेगुलर सिमेट्री भी जो है वह मुख्य रूप से जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें दो प्रकार की होती है। एक है रेडियल सिमेट्री या अरीय सममित, इसके लिए हिंदी में कहा जाता है। और जो दूसरी प्रकार की होती है वह है द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है रेडियल सिमेट्री? देखो, जैसे हमारे पास जो बहुत सारे स्पंज इत्यादि है, उनमें जो उनको अगर हम किसी भी अक्ष से किसी भी रेडियस पे काट लेते हैं तो उनके दो समान भाग हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल या अरीय सममित कहते हैं। यानी किसी भी अक्ष से तुम इन्हें क्या कर सकते हो, दो भागों में विभाजित कर सकते हो। जबकि जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है वह केवल एक ही अक्ष से, केवल एक ही अक्ष से जो है काटे जाने पर, एक ही तल से काटे जाने पर शरीर के दो समान भाग प्राप्त होते हैं, तो उसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे मनुष्य है, मनुष्यों को तुम देखोगे अगर उसे सीधा ऊपर से काट दिया जाए तो उसके दो बराबर भाग हो जाएंगे। लेकिन अगर उसे क्या किया जाता है, वह लंबवत काटने पर तो दो क्या हो जाएंगे, बराबर भाग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे क्या करते हैं, भूमि के समांतर काटते हैं कहीं से भी, तो उसके दो बराबर भाग नहीं हो सकते। या कहीं से भी अगर जो है या काल्पनिक रेखा भी हम लोग क्या कर ले, विचार कर ले, तो इस प्रकार से जो है दो बराबर भाग नहीं हो सकते हैं। उसे उनमें जो सिमेट्री होती है वह सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममित कहलाती है। समान दो भाग हो जाएंगे तो सम द्विपार्श्व सममित यह कहलाएगी। अब अगला जो है वह है प्रेजेंस ऑफ सीलोम, देह गुहा के आधार पर, या जो देह गुहा का प्रकार है, टाइप ऑफ सीलोम 7।
चौथा जो है वो है टाइप ऑफ सीलोम। सीलोम कहा जाता है देह गुहा को, जो हमारे बॉडी वाल है और साथ ही साथ जो हमारे आंतरंग या हमारे जो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल है उसको देखेंगे तो उसके मध्य में क्या होता है। इस प्रकार से बॉडी वाल हो गई, ये हमारी कैनाल हो गई, तो ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, सीलोम कहलाता है। बहुत से जो क्या है जो प्राणी होते हैं उनमें ये पार्ट नहीं पाया जाता है और ये पूरी की पूरी एक कैविटी बन जाती है। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं, जो प्राणी होते हैं वो एसीलोमिक होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीलोम के आधार पर जो जंतु हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक है एसीलोमिक, जिनमें सीलोम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरे क्या हो सकते हैं? स्यूडोसीलोमिक, स्यूडोसीलोमिक। और तीसरे प्रकार के जो है वो है सीलोमिक। देखो जो सीलोम है वह जब जो भ्रूणीय कला होती है उसमें मीजोडर्म से विकसित होती है। जिनमें सीलोम नहीं है वहाँ क्लियर हो गया है, कोई भी मीजोडर्म का फॉर्म नहीं हुआ। और मीजोडर्म से क्या फॉर्म नहीं हुआ? सीलोम फॉर्म नहीं हुई। स्यूडोसीलोमिक जो है वह देह गुहा होती तो है, लेकिन वह देह गुहा सत्य देह गुहा नहीं होती है। उसमें कोई कोई पार्ट जो होता है वह मीजोडर्म से विकसित होता है, पूरा पार्ट मीजोडर्म से विकसित नहीं होता है। इसे स्यूडोसीलोम कहा जाता है। और जो सीलोमिक जो एनिमल होते हैं उनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, जो कि मीजोडर्म से क्या होती है? विकसित होती है। अब इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सीलोमिक है इनको हम लोग एक और जो है क्या करते हैं, नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं यूसीलोमेट। कैसे प्राणी होंगे? यूसीलोमेट, जिसमें क्या पाई जाएगी? सीलोम पाई जाएगी। अब ये जो सीलोम है ये भी जो है आगे जो है साइजोसीलोम और जो एंट्रोसीलोम जो है वह हो सकती है, लेकिन उनके बारे में तुम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। जब जो अगली कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं में हायर लेवल पर तुम लोगों को वह पढ़ाया जाएगा। अब अगला जो है वह आते हैं हम क्लीवेज में। क्लीवेज हिंदी में ये जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज को हम लोग विदलन कहते हैं। थोड़ा सा सही कर लेंगे। क्लीवेज हिंदी में विदलन। देखो सामान्य रूप से जो है हम लोगों के पास जब जो क्या होता है, कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं तो उसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। लेकिन जब जो भ्रूण या जाइगोट जब बनता है और वह भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है तो वहाँ पर जब जो कोशिकाएं नंबर ऑफ सेल्स, जो कोशिकाएं अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो वो विभाजन नहीं कहलाता है, डिवीजन नहीं कहलाता है, अपितु हम उसको क्लीवेज के नाम से या विदलन के नाम से जानते हैं। अब इस विदलन के भी जो है अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। यह भी क्या हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। या तो यह क्लीवेज जो है वह किस प्रकार का हो? रेडियल हो।
या फिर जो है अरीय जिसके लिए हम कहते हैं, अभी मैंने रेडियल सिमेट्री में भी तुमको बताया था, ठीक उसी प्रकार से जो है यह क्या कर सकता है, त्रिज्याओं से मिलता हुआ जो विदलन है वह होगा। और दूसरा जो प्रकार होता है वह इसका प्रकार सर्पिल प्रकार का होता है, स्पाइरल प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से जो विदलन है, विदलन के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्राणी हैं उन प्राणियों को विभाजित कर सकते हैं। अब अगला जो है वह है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन, हिंदी में इसके लिए कहते हैं हम लोग हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, खंडी भवन कहा जाता है। अब ये खंडी भवन भी जो है यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो प्रकार है इसमें वह है मेटासेंट्रिक सेगमेंटेशन, मेटासेंट्रिक सेगमेंटेशन। और दूसरा प्रकार जो होता है वह है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। मेटासेंट्रिक जो है वह सत्यखंडी भवन होता है, और जो सुपरफिशियल खंडी भवन है इसे हम लोग सतही, जो कि केवल बाह्य स्तर पर होता है, वह सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या खंडी भवन कहलाता है। लेकिन जो आंतरांग भी यहाँ पर क्या होते हैं, खंडों के भीतर बटे हुए होते हैं, उसे हम मेटासेंट्रिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जिस प्रकार से जो अर्थवर्म होता है या जो केंचुआ है, केंचुआ को हम देखेंगे तो उसका शरीर खंडों में विभक्त होता है। साथ ही साथ अगर उसके आंतरांगों को भी तुम लोग देखोगे तो वो आंतरांग भी क्या होते हैं, वह भी खंडों के अनुसार विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्या है, जो सेगमेंटेशन है उसके आधार पर भी प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं। अगला जो है वह है जर्म लेयर या जनन स्तर। जनन स्तर क्या होते हैं, देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जाइगोट से फिर जो एम्ब्रियो का निर्माण होगा वहाँ पर क्लीवेज या विदलन की प्रक्रिया होगी। तत्पश्चात वहाँ पर जो जनन स्तर है वह जनन स्तर निर्मित होते हैं। और ये जो जनन स्तर हैं यह गैस्ट्रुला अवस्था में जो पूर्ण जो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। यहाँ एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो एनिमल हैं उनमें जो जनन स्तर है वह जनन स्तर या तो क्या होंगे, 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं, या किसी में जो है 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। जिनमें केवल 2 जनन स्तर के लेवल से जो भ्रूण से क्या होगा, जो जीव विकसित होगा उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिसमें 3 जनन स्तर होते हैं वह ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो जर्म लेयर है वह जर्म लेयर भी एनिमल के क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होती है। अब जो यहाँ पर जो क्या होता है, जो भ्रूण का परिवर्धन होता है वह परिवर्धन भी क्या हो सकता है, वह उसके आधार पर भी
जंतुओं को दो समूहों में हम बांट सकते हैं। यानी अब मिटा लेता हूँ। अगला जो है वह है बेसिस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या हो सकता है इसमें? या तो क्या हो, देखो जो भ्रूण में जो झिल्लियाँ होती है उनकी अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर जो एमनियोन नामक जो क्या होती है झिल्ली पाई जाती है वो एमनियोटिक एनिमल कहलाते हैं। यानी कि जो एमनियोन जिनमें पाई जाएगी वह एमनियोटा, उसे हम क्या कहेंगे? एमनियोटा। एमनियोटा। और जिनमें नहीं पाई जाएगी वो एमनियोटा। और जब एनिमल के रूप में हम इन्हें करेंगे तो एमनियोटिक एनिमल, एंड जो क्या हो जाएंगे सेकंड जो बी होंगे वो एन एमनियोटिक एनिमल होंगे। तो इस प्रकार से यह भी क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। यानी उसमें एमनियोन जो है वो प्रेजेंट है या एमनियोन एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो एमनियोटा या एमनियोटिक एनिमल, और अगर एब्सेंट है तो एन एमनियोटिक एनिमल इनको कहा जाता है। अब अगली चीज जो है जिसके बेसिस पे हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं वह है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड, यह जो नोटोकॉर्ड है ये इसमें यह एक रोड शेप्ड जो होती है रचना होती है और जो कि क्या होती है मध्य पृष्ठ स्थिति में होती है। अब जंतुओं में ये किसी न किसी जो क्या होती है अवस्था में पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है। अगर यह जो है क्या होती है जिन जंतुओं में नहीं पाई जाती है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें जीवन में यानी जो उनके क्या है लाइफ है उसके किसी भी लेवल पर जो नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है वो जीव जो है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। यहाँ जो है नोटोकॉर्ड क्या होगी? एब्सेंट। और प्रेजेंट यहाँ होगी तो ऐसे जीव जो हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये बेसिस है एनिमल क्लासिफिकेशन की। अब एनिमल जो क्लासिफिकेशन है वह क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है उसे तुम लोगों को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे।